गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का, वंदन और अभिनंदन है आज के इस सेशन में। और आज का सेशन है मुगल कालीन स्त्री दशा और काफ़ी टेस्टेड और काफ़ी फेवरेट टॉपिक आपका, आप सभी लोगों का। और उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक जारी होगी, ठीक मुझे सुन पा रहे होंगे आप सभी। तो एक बार सभी सेशन को जॉइन कर लें, ठीक है? एक बार सभी सेशन को जॉइन कर लें। एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए। तो बच्चों बात करते हैं मुगल काल में स्त्री दशा की। तो ऐसा नहीं है कि मुगल काल और सल्तनत काल में ही स्त्रियों की दशा और दिशा खराब थी, ठीक है? बल्कि जब प्राचीन इतिहास आप पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, तो वहां भी स्त्रियों की जो दशा है वो बहुत बेहतर नहीं दिखाई देती है, ठीक है? क्योंकि अगर एक केवल ऋग्वैदिक एज को छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में जो महिला है वो कभी जो है अपने आप को बहुत बेहतर महसूस नहीं की या पुरुष के समतुल्य या उसके बराबर के अधिकारों से अपनी तुलना नहीं कर पाई, ठीक है? एक सेकंड बच्चों, कहीं से साउंड आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो मैं बात करूंगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि भाई ऋग्वैदिक काल के बाद जो है महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य नहीं अधिकार मिले या सामाजिक आर्थिक राजनैतिक हर क्षेत्र में वो पीछे क्यों हो। तो आपको मैंने कई बार बताया है, पढ़ाया है कि लेटर वैदिक पीरियड में जब संपत्ति का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, तो पैसे ने सामाजिक विभाजन को जन्म दिया और वह विभाजन परिवार से शुरू हुआ और परिवार महिला और पुरुष से बनता है, ठीक है। तो वहां से स्त्रियों की जो दशा में गिरावट शुरू हुई, ठीक, वो आगे चलकर लगातार क्या होती गई, बढ़ती गई। और पुरुष जिसके हाथ में आपके उस समय के धार्मिक ग्रंथों के निर्माण का दायित्व था, उन्होंने उन धर्म का सहारा लेकर महिलाओं को तमाम ऐसे कर्मकांडों और प्रतिबंधों से बांध दिया जिससे वो समाज में ना तो बराबरी का अधिकार ले पाई, ना ही उसको लेने के विषय में वो सोच पाई, ठीक है। तो आज हम बात करें कि भाई उस समय की जो वीमेन कंडीशन थी, ठीक है, वो उस समय की जो वीमेन कंडीशन थी, ठीक है, और आज की जो वीमेन कंडीशन है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और लगातार इसमें गिरावट कैसे आई और क्यों आई, ठीक है। लगातार इसमें गिरावट कैसे आई और क्यों आई, ठीक है। तो आज हालांकि हम बात करेंगे बच्चों महिलाओं को सॉरी मुगल काल के महिलाओं की दशा के संदर्भ में कि मुगल काल में महिलाओं की दशा कैसी थी, ठीक। और जब हम बात महिलाओं की करते हैं तो महिलाओं को आज भी लोग जो है एक भोग की वस्तु ही समझते हैं। कोई उसे कामलिप्सा की वस्तु मानता है, जैसे अमीर खुसरो भी उसे कामलिप्सा की वस्तु मानता है। तो कोई उसकी तुलना जो है बुराइयों से करता है, जैसे लगता है कि समाज में जो बुराइयां हैं वो सिर्फ महिलाओं की वजह से हैं। जैसे मैत्राणी संहिता में उसकी तुलना सुरा और पासा से की गई। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों के जन्म को दुखों का कारण बताया गया, ठीक है। लेकिन मुगल काल में और सल्तनत काल में आते आते महिलाओं के साथ और भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं जुड़ गई, जैसे जौहर प्रथा, ठीक है। जौहर प्रथा का कॉन्सेप्ट जो है तुर्कों के आगमन के बाद से शुरू होता है, उसके पहले आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, सती प्रथा उससे पहले दिखती है। मिडाइवल एज से पहले या सल्तनत काल से पहले हिंदुस्तान की महिलाओं के संदर्भ में बहुत सारी बुराइयां पहले से ही व्याप्त थी। जैसे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे बाल विवाह का कॉन्सेप्ट पहली बार आपके छांदोग्य उपनिषद में आता है। बाल विवाह जो है सबसे पहली बार छांदोग्य उपनिषद में आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए सती प्रथा आपको दिखाई देता है, तो सती प्रथा सबसे पहले आपको कहाँ दिखता है, एरण अभिलेख में। गुप्तोत्तर काल में एरण अभिलेख है जहां पर आपको ये दिखता है। तीसरा आप देखें जो है बाल हत्या का कॉन्सेप्ट जो है आपके चौहान जो राजपूत थे, चौहान राजपूतों में बाल हत्या आपको दिखाई देती है, ठीक है। आप पर्दा प्रथा का कॉन्सेप्ट आप देखें तो पर्दा प्रथा सब हम आपको बात कर रहे हैं, ये सारे प्राचीन इतिहास में आपको दिखाई देंगे।
एंशियंट एज में ये परंपराएं आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, पर्दा प्रथा का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में दिखाई देता है, जिसमें कहा गया है कि भाई जब कण्व ऋषि के आश्रम में दुष्यंत जो है शिकार खेल रहे थे, तो जब आम्र वाटिका में दुष्यंत शिकार खेल रहे थे, तो कण्व ऋषि के आश्रम में बैठी शकुंतला दुष्यंत की सुंदरता को अपना पट खींचे हुए, पट माने घूंघट, अपना पट खींचे हुए अपनी कनखियों से उसकी सुंदरता को निहार रही थी। तो पर्दा प्रथा का प्रमाण भी है, पर्दा प्रथा भी था। ठीक है, साथ साथ जो है आप देखेंगे इनको जो है बाल विवाह, सती प्रथा, बाल हत्या, पर्दा प्रथा हो गई। और इसके अतिरिक्त जो है इनको संपत्ति के अधिकार नहीं थे। तमाम ये जो बुराइयां हैं बच्चों, ये सारी की सारी जो है आपके प्राचीन काल में दिखाई देती हैं। अब इसके अतिरिक्त जो है इसमें जो जौहर प्रथा है या अन्य जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे तुर्कों के आने के बाद शुरू हुई। ठीक है, तुर्कों के आने के बाद जो आपकी राजपूत महिलाएं थी, वो महिलाएं अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, ठीक है, वो क्या करती थी, अग्नि को अपने आप को सामूहिक रूप से समर्पित कर देती थी। लेकिन हिंदुस्तान का समाज तो एंशियंट एज में भी कहीं न कहीं बुराइयों से क्या था, ढका हुआ था। ठीक है, वहां भी आपको बुराइयां दिखाई देती हैं। ठीक, तो आइए जरा देखते हैं कि भाई मुगल काल में क्या था इनको लेकर। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा स्त्रियों की दशा को मध्य युग में। कहते हैं कि मध्ययुगीन समाज जो था, हिंदू नारी की स्थिति वहां बेहद दयनीय और शोचनीय थी। भाई अच्छी तो नहीं थी। ठीक है, मुसलमानों के आक्रमण से उनकी लगातार हिंदू समाज में जो महिलाओं की दशा थी उसमें गिरावट आ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की दशा बहुत बेहतर थी। ठीक है, हाँ, कंपैरेटिवली हिंदू समाज की अपेक्षा मुस्लिम समाज में महिलाएं बेहतर स्थिति में थी। ठीक है, लेकिन मुस्लिम स्त्रियों की दशा भी काफी गिरी हुई थी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज में केवल महिलाएं अच्छी थी। अच्छा, डॉक्टर अशरफ साहब जिनका बड़ा रिसर्च है, डॉक्टर अशरफ साहब का रिसर्च जो है स्त्री समाज पे ही है। ठीक है, इन्होंने स्त्री दशा पे ही अपना पूरा रिसर्च किया हुआ है। ये कहते हैं कि मुसलमानों ने प्राचीन ईरानी परंपराओं का अनुकरण किया, जो स्त्रियों की हीन स्थिति को रखने के लिए उत्तरदायी है। भैया, इनका ये मानना है कि भारत में स्त्री दशा में जो गिरावट आ रही, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में, ये गिरावट इस वजह से हो रही क्योंकि ईरान में ये परंपरा थी। ईरान में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। वहां से हुमायूं गया था, हुमायूं जब आया तो ईरानी परंपरा उसके साथ आई, ईरानी प्रभाव भी उसके साथ आया और उसका इम्पैक्ट भारत में भी पड़ा। और उसी की वजह से यहाँ भी स्त्रियों की दशा में गिरावट आती है। ठीक, ये कहना है डॉक्टर अशरफ साहब का। जबकि अफीफ, ठीक है, और फिरदौसी साहब जो महान लेखक हैं, दोनों दोनों ये कहते हैं कि ईरानी परंपरा का उल्लेख इन्होंने भी किया। इन्होंने भी ईरानी परंपरा को उल्लेख किया कि स्त्री और सर्प दोनों एक भयानक जीव हैं। अब आप देखिए, अफीफ और फिरदौसी, दो लोग, ध्यान दीजिएगा, अफीफ और फिरदौसी। ठीक है, अफीफ और फिरदौसी, ये दो ऐसे राइटर हैं जो स्त्री की तुलना किससे कर रहे हैं, सर्प से कर रहे हैं। ठीक है, स्त्री की तुलना किससे कर रहे हैं, सर्प से कर रहे हैं। आप गांव में देखे होंगे या अपने समाज में आप लोग भी कहते हैं ना कि नागिन हो गई है, डस रही मतलब सामान्य शब्दों में जैसे महिलाएं जब बहुत बोलती हैं, ठीक है, झगड़ालू प्रवृत्ति की थोड़ी होती हैं, तो आप भी कमेंट मारते हो कि नहीं ये तो नागिन हो गई है। तो सर्प से तुलना महिलाओं की किसने किया है, अफीफ और फिरदौसी ने किया है। लेकिन खुसरो इनकी तुलना, अब सोचो, कहता है कि ये सर्प के समान इन्हें मार डालना चाहिए। भाई इतना कितना बायसनेस दिखता है, इसको कहते हैं ना पुरुषवादी सोच, ह्यूमन सुपीरियरिटी की मानसिकता। इतनी बुरी तो महिलाएं नहीं होती कि आप उनकी तुलना सर्प से कर रहे हो या उनको मारने की आप बात कर रहे हो। ठीक है, जबकि खुसरो क्या कह रहा है, खुसरो कह रहा है कि स्त्री को काम लिप्सा का साधन है। काम लिप्सा यानी भोग की वस्तु मानता है। तो खुसरो ने भी स्त्रियों के साथ न्याय नहीं किया। ठीक है, स्त्रियों के साथ जो है न्याय नहीं किया। इन्होंने भी स्त्री को क्या बताया, भोग लिप्सा की वस्तु, यानी जस्ट लाइक अ गुड्स, वस्तु जो है। बात समझ में आई। इन्होंने भी स्त्रियों को क्या माना, एक भोग की वस्तु माना।
अच्छा, सीधी सी बात है, जो आपका समाज है वो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब हुआ कि पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक परिवार है, ठीक है? और पितृसत्तात्मक परिवार में पिता ही सर्वोपरि होता है। पति या पुत्र की निर्भरता जैसी समस्याएं महिलाओं को देखनी होती हैं। भाई, महिला जो होती है जन्म के समय पिता पर आश्रित होती है, विवाह के समय पुरुष पर आश्रित होती है, अपने पति पर, और मृत्यु के समय अपने पुत्रों पर आश्रित होती है। तो उसका पूरा जीवन ही एक दूसरे पर निर्भर होता है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाती। हाँ, अगर इससे हम अलग बात करें, तो जो हमारा उच्च वर्ग है और जो हमारा श्रमिक वर्ग है, उच्च वर्ग की स्त्रियां और एकदम निम्न वर्ग की स्त्रियों की जिंदगियों में भारी अंतर है, ठीक है? देखिए, जो परंपराएं होती हैं वो ज्यादातर उच्च परिवारों में या मध्यम क्लास में फॉलो की जाती हैं, लेकिन जो निम्न परिवार की महिलाएं होती हैं, जो श्रमिक वर्ग की हैं, जो खेत में काम करती हैं, उनके लिए पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, ये सब कोई मायने नहीं रखता। किसी भी सामाजिक परंपरा को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है? उनके बीच भारी उच्च वर्ग की जो स्त्रियां हैं वो शिक्षित होती हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीती हैं, लेकिन उनकी दुनिया हरम के लोगों तक ही सीमित रहती है। वो चाहें कि हम जाएं खेत में टहल आएं, हम जाएं बगीचे में टहल आएं, तो बड़े परिवार की स्त्रियां नहीं जा सकती थी, ठीक है? राजघराने की जो स्त्रियां थी वो राजमहल के अंदर ही होती थी, भले ही उनको चाहे जितनी शान और शौकत की जरूरत हो, ले लो, ऐशो आराम की जिंदगी जियो, लेकिन आप एक पिंजरे में कैद हो, ठीक है? आप भले ही अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, अच्छे आपके श्रृंगार हैं, अच्छे संगीत हैं, अच्छे आपको संसाधन मनोरंजन के हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी एक पिंजरे में कैद है, आप उस राजमहल से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन जो गरीब परिवार की महिलाएँ हैं, वो कहीं भी जा सकती हैं। उनकी दुनिया, जो बड़े परिवार की हैं, उनकी दुनिया केवल हरम मतलब जहाँ रानियाँ रहती थीं, हरम तक सीमित रहती है, और उनके पतियों के और अनेक पत्नियाँ और रखैल होती थीं, ठीक है? ये भी फिक्स नहीं है कि आप इकलौती पत्नी रहोगी उस व्यक्ति की, उसकी और भी पत्नियां होंगी और आपकी सौतन होंगी, और आपके पति की बहुत सारी रखैल भी होंगी। रखैल मतलब जो कहीं न कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती, एक तरह से कहिए तो, ठीक है? तो मुगल काल की प्रधान सामाजिक रीतियाँ थी, पर्दा प्रथा, जबरन विवाह की परंपरा, बाल विवाह की परंपरा, सती प्रथा, कुलीन प्रथा, दहेज प्रथा, पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार आदि ये परंपराएं मुगल काल में समाज में प्रचलित थी। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं था, लेकिन एक समाज है भूमिहार समाज। भूमिहार समाज में महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार था, ठीक है? तो ये सारी जो परंपराएं महिला कम्युनिटी में हैं, ये सभी परंपराएं जो है उस समय मुगलिया सल्तनत के समय महिला समाज में क्या थी? प्रचलित थी, ठीक है? महिलाओं को लेके उस समय ये परंपराएं आपको प्रचलन में दिखाई देती हैं। दहेज प्रथा भी थी, पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार की परंपरा, ये सब हो गया। 18वीं सदी में जो सामाजिक बुराई थी, खास तौर से बंगाल में, उसमें काफी जो है वृद्धि हुई। सीधी सी बात देखो, बुराई वहीं बढ़ेगी जहां संपत्ति बढ़ेगी। बंगाल आपके हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत था, ठीक है? तो जहां पर समृद्धि बढ़ेगी, समस्याएं सामाजिक तौर पर वहीं क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, ठीक? बोल्टस, क्रॉफर्ड और स्कैफ्टन जैसे समकालीन यूरोपीय लेखकों की किताबों तथा समकालीन साहित्य में इसका बार बार उल्लेख किया गया है कि मुगलिया सल्तनत के समय बंगाल में ये सामाजिक परंपराएं जो है वो काफी क्या हो इंक्रीज कर गई थी, उनमें काफी जो है विस्तार हुआ था, ठीक है? काफी वृद्धि हुई थी। अकबर ने सामाजिक प्रथाओं को इस प्रकार नियमित करने का प्रयास किया जिससे विवाहों में दूल्हा दुल्हन की स्वीकृति और माता पिता की अनुमति आवश्यक हो जाए, यानी एक अच्छा संतुलन अकबर बनाने की कोशिश करता। जैसे आज की जो परंपरा है कि हमारा और आपका जो विवाह होता है, एक तो उसमें हमारी सहमति भी जरूरी होती है कि हमें लड़की पसंद है कि नहीं, या लड़की को लड़का पसंद है कि नहीं, ये दोनों परिवारों की आपसी सहमति भी जरूरी होती है। तो इस तरह की परंपरा बनाने का प्रयास अकबर द्वारा किया गया कि दोनों पक्षों के वयस्क होने से पहले निकट संबंधियों के बीच विवाह, अत्यधिक दहेज की स्वीकृति तथा बहुविवाह को रोकने के हेतु प्रयत्न किए जाएं। अकबर ने बाल विवाह को प्रतिबंधित किया था। लड़कियों की उम्र 14 साल उसने क्या किया था? फिक्स किया था कि भाई 14 साल से पहले आप जो है विवाह नहीं करेंगे, ठीक है? ये फिक्सेशन अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ने सती प्रथा को भी रोकने की कोशिश किया था। हालांकि सती प्रथा को औरंगजेब ने भी रोकने की कोशिश किया था, ठीक? लेकिन अकबर का जो ये प्रयास है, ये बहुत बेहतर प्रयास था कि दोनों परिवारों की आपसी सहमति से दहेज प्रथा, बाल विवाह, इन सारी चीजों को रोकने का प्रयास किया जाए। परंतु उसके प्रयत्न सफल नहीं हुए, व्यवहार में सफल नहीं हुए।
क्योंकि राजस्थान की स्त्रियों के विषय में कर्नल टाड, जिनका राजस्थान पे सबसे ज्यादा रिसर्च है, खास तौर से राजपूतों पर, ठीक है, राजपूतों पर सर्वाधिक रिसर्च जो है किसका है, कर्नल टाड का है, ठीक है। कर्नल टाड साहब कहते हैं कि हृदय विदारक दृश्य प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं कि दूसरे देशों की स्त्रियों की अपेक्षा राजस्थानी स्त्रियों का भाग्य भयभीत कर देने वाली कठिनाइयों से भरा हुआ दिखाई पड़ता, ठीक है। यानी राजस्थान की महिलाओं की दशा के विषय में कर्नल टाड ये कहते हैं कि यहाँ की महिलाओं की जो दशा है वो डराने वाली है, वो भयभीत करने वाली है, ठीक है, वो परेशान करने वाली है। जीवन के प्रत्येक चरण में मृत्यु उसे अंगीकार करने के लिए खड़ी है। भाई, बाल विवाह हुआ है, नया नया शादी हुआ, पति मर गया युद्ध में, तब भी उसे सती होना है, तब भी उसे जौहर में जाना है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जीवन के प्रत्येक चरण में मृत्यु से अंगीकार करने के लिए खड़ी है। जन्म के समय विष देकर मार दिया जाता था, ठीक है, या चौहानों में दूध में डुबाकर उन्हें मार दिया जाता था। चौहान समाज में दूध में डुबाकर मारा जाता था, क्योंकि चौहान राजपूतों में यह था कि सर नहीं झुकना चाहिए। यही चीज आपकी मुगलिया सल्तनत में थी कि बहुत सारी शहजादियों का विवाह ही नहीं होता था, क्योंकि वो भी सर नहीं झुकाना चाहते थे। शहजादियां कुमारे ही जीवन व्यतीत कर लेती थी, ठीक है। तो ये इनमें भी था, भाई जन्म हुआ, पुत्री है, लोग विष देकर मार देते थे, दूध में डुबाकर मार देते थे। यानी पैदा हुए ही, भाई आपके हिंदुस्तान के समाज में, आधुनिक भारत में भी एबॉर्शन जो है इतना ज्यादा हो रहा था कि गवर्नमेंट को उस पर बैन लगाना पड़ा। तो बच्चियों को लोग पता कर ले रहे थे सोनोग्राफी के माध्यम से कि नहीं, गर्भ में बच्ची पल रही है, और बच्चियों को समाज भार समझना शुरू कर दिया है। तो जो भार समाज बच्चियों को समझता, वो क्यों समझता? क्योंकि वो ऐसा बनाया गया, ऐसी सोच को डेवलप किया गया है लोगों के द्वारा। समाज में एक ऐसी विचारधारा को विकसित कर दिया गया कि लड़कियां क्या हैं, भार हैं। और जैसे ही आप उनको भार समझते हैं, उस भार से छुटकारा पाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो युवा होने पर अग्नि की लपेट, उसका सुरक्षित जीवन युद्ध की अनिश्चित और आधारित है। यानी जन्म हुआ तो दूध से, सर्प से मरने का डर है। युवा हुई तो युद्ध में पति के मरने से, जौहर और सती से मरने का डर है, ठीक है, और विधवा होने पर मरने का डर है। तो जीवन का हर क्षण उसके लिए भय से जुड़ा हुआ है। कभी वह स्वच्छंद और स्वतंत्र होकर जीने के लिए बाध्य या स्वतंत्र होकर जी नहीं पाती। इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया तो भारतीय क्षितिज पर एक नई परंपरा का उदय भी हुआ। हिंदुओं ने अपनी नारी जात की सुरक्षा तथा उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए पर्दा प्रथा को अपना लिया कि नहीं, हमारी महिलाओं को तुर्क देख नहीं पाएगा तो उनकी इज्जत नहीं लूटेगा, उनकी असमत नहीं लूटेगा, इसलिए हमारी महिलाएं पर्दे में ढकी होनी चाहिए, कपड़ों में ढकी होनी चाहिए। हालांकि पर्दा प्रथा का उल्लेख तो सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास कर देते हैं, लेकिन उसका एक सामान्य परंपरा में प्रचलन होना, व्यवहार में उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन होना, ये तुर्कों के आने के बाद शुरू हुआ कि नहीं, हमारी महिला, जैसे उनके यहाँ बुर्का परंपरा है, तो बुर्का प्रथा भी एक इसी तरह की विचारधारा से जुड़ी है कि भाई उन्हें कोई कामुक नजरों से न देख पाए, ठीक है, उनके सारे अंग चेहरे ढके होने चाहिए ताकि किसी की कामुकता का प्रभाव उन पे ना पड़े, ठीक है। तो वैसा हिंदू समाज में पर्दा प्रथा का कॉन्सेप्ट आया कि हमारी महिलाएं यदि ढकी होंगी पर्दे में, तो इस जो तुर्क होंगे उनकी नजरें हमारी महिलाओं पर नहीं पड़ेंगी, इससे इनकी इज्जत क्या होगी, सुरक्षित होगी, ठीक है। शासक वर्ग के तरीकों को अपनाए जाने की प्रवृत्ति, दूसरा कारण, ठीक, जिससे हिंदुओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन आरंभ हुआ। और इस संबंध में अकबर और उ- अकबर जैसे उदार बादशाह ने भी बड़े बड़े आदेश जारी किए थे, जिसे बदायूनी स्वयं चर्चा करता है कि यदि कोई नौजवान औरत शहर के बाजार और सड़कों पर बिना घूंघट डाले घूमती फिरती पाई जाए तो उसे वेश्यालय में जाकर उसी पेशे का स्वीकार करना होता था। अब आप सोचिए कि कितनी कितनी दयनीय स्थिति थी कि यदि कोई भी महिला बाजार चली गई तो बाजार जाने से बाजारू तो नहीं हो जाती वो। कोई महिला, जैसे आज अगर लड़कियां बाहर घूमती हैं तो पुरुष जो है ये सोचता है कि नहीं, ये संस्कारिक नहीं है, ये सोच है। जरूरी नहीं है कि कोई स्त्री, कोई लड़की अगर बाहर टहल रही है तो वो असंस्कारिक हो गई, नहीं, ठीक है। बाजार जाने का मतलब बाजारू हो जाना नहीं होता है। तो बदायूनी यहां कह रहा है कि मुगल काल में कह रहा है कि यदि कोई नौजवान औरत, कोई युवती जो है शहर के बाजार और सड़कों पर बिना घूंघट यानी बिना पर्दे के अगर वो घूम रही है तो उसे वेश्यालय में जाकर उसी पेशे को स्वीकार करना होता था, ठीक है। यानी लोग, अगर वो बिना पर्दे की है, बिना घूंघट की है, तो लोग उसे जो है बाजारू मान लेते थे।
ठीक है, जैसे आज जो मॉडर्न टी चल रही है, आपके जो पहनावे हैं वस्त्र के, उनमें बहुत सारी वल्गैरिटी है। तो आज के समाज से ऐसी लड़कियां जो पूरे शरीर को नहीं ढकती हैं, तो क्या वो बाजारू हो गई? नहीं, ये हमारी सोच है, वो गलत नहीं है। हमने उनके विषय में गलत सोचा। ठीक है, हमने उनके विषय में क्या किया? गलत सोचा। ठीक है। काबुल के गवर्नर अमीर खां थे अकबर के समय। अमीर खां ने अपनी बीवी को केवल इसलिए छोड़ दिया था कि हाथी के पागल हो जाने पर जान बचाने के लिए नीचे कूदते समय वह बेपर्दा हो गई थी। फिरोज तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने मुस्लिम स्त्रियों को पर्दा करने के लिए बाध्य किया था। अब आप सोचिए कि कोई स्त्री अपना जान बचाने पर, ठीक है, अगर वो बेपर्दा हो गई तो उसका पति उसे क्या किया? छोड़ दिया। ठीक है। और फिरोज तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने पर्दा प्रथा के लिए क्या किया? बाध्य किया। उसने पर्दा, आपको जानते हैं, तो मजारों पर जाने पर महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया था कि नहीं, मजारों पर महिलाएं जाएंगी तो कामुक नजरों का शिकार हो जाएंगी हिंदुओं। कहता है कि उसने पर्दा प्रथा के प्रचार के लिए राज्य की ओर से प्रोत्साहन दिया। मध्ययुगीन समाज के अभिजात और धनी वर्ग में पर्दा प्रथा अधिक प्रचलित थी। यानी जो बड़े लोग थे, जो कुलीन फैमिली के लोग थे, उनमें जो ये परंपरा, जो पर्दा प्रथा की परंपरा है, वो ज्यादा क्या थे? ज्यादा प्रभावी थी, ज्यादा प्रचलन में थी। बारबोसा बच्चों जो विजयनगर में आता है, ठीक है, तो बारबोसा क्या कहता है? विजयनगर में कृष्णदेवराय के समय आया था ये। ठीक है, कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय के समय बारबोसा आता है और कहता है कि बंगाल की औरतों में पर्दा प्रथा के प्रचलन थे और प्रत्येक मुसलमान के 3 या 4 पत्नियां होती थी और वह उन्हें सावधानी से कमरे में बंद रखता था। आप सोचिए उस समय की महिलाओं की स्थिति क्या होती थी। बारबोसा भी उल्लेख करता है। बारबोसा सती प्रथा का भी उल्लेख करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बारबोसा ने सती प्रथा का भी उल्लेख किया है। सती प्रथा का विवरण भी बारबोसा देता है। ठीक है, सती प्रथा का विवरण भी क्या करता है? बारबोसा देता है। देखिए, तामस ओवरी बच्चों, बंगाल पर इन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया है, तामस ओवरी साहब ने। ठीक है, और तामस ओवरी कहते हैं कि बंगाली अपनी पत्नियों और रखैलों को बाहर नहीं जाने देते थे, बल्कि हिजड़ों की देखरेख में रखते थे। हिजड़े तो का फिजिकली बलिष्ठ होते हैं, ठीक है, मजबूत होते हैं, तो हिजड़ों को उनको रखा जाता था सुरक्षा के लिए। और डेलेट, डेलेट का कहना है कि मुस्लिम स्त्रियां बिना पर्दा के बाहर नहीं आती थी। दिलावले, इनका भी बच्चों बहुत रिसर्च है। दिलावले ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं जब तक बेईमान या गरीब न हो बाहर नहीं आती थी। और मनुची कहता है कि समाज में स्त्रियों से अपने चेहरे से पर्दा हटाने के लिए कहना अत्यंत अपमानजनक था। यानी मनुची बताता है, मनुची औरंगजेब के समय आया हुआ विदेशी यात्री है, वो कहता है कि अगर आप किसी बुर्का पहनी हुई मुस्लिम समाज की महिला से ये कहते हैं कि नहीं, बुर्का हटाइए, तो ये उनके लिए बड़ा ही अपमानजनक होता है। ठीक है, अभी आपके चुनाव में ये चर्चा में आया। अभी उत्तर प्रदेश में आपका उपचुनाव हुआ है 9 सीटों, वहां पर पुलिस प्रशासन ने ये काम करने की हिमाकत की है, काम करने का प्रयास किया है, जिससे काफी चर्चा में रहा। करेरी, करेरी ने भी लिखा है कि कुल्टा और मंचली स्त्रियों को छोड़कर मुस्लिम सार्वजनिक स्थलों में नहीं जाती थी। ठीक है, यानी जो कैरेक्टर से अच्छी नहीं मानी जाती या जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, अगर उन स्त्रियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्त्रियां जो है मुस्लिम समाज की, वो बाहर नहीं निकलती थी। ठीक है, हैमिल्टन भी कहता है कि मुस्लिम स्त्रियां जब घर से बाहर जाती थी तो वो पर्दा धारण कर लेती थी। अब एक चीज ध्यान रखना, अब आपको 5-6 स्टेटमेंट मैंने बता दिया, इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट थॉमस ओवरी का है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इसमें जो है वो थॉमस ओवरी का है। ठीक है, जो पूछा जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट आपके मनुची का है जो पूछा जाएगा। तो 2 स्टेटमेंट केवल याद रखना है इसमें बस। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट आपके लिए रीजनेबल नहीं है, ना ही आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, इस समय राजपूत परिवार में पर्दा प्रथा अधिक प्रचलित थी। भाई सीधी सी बात है कि जब आपके तुर्कों का आगमन हुआ हिंदुस्तान में, तो राजपूत परिवार, भाई तुर्कों का मुकाबला किससे होगा? राजपूतों से होगा। राजपूतों से युद्ध होगा, तो जो राजपूत हैं वो ज्यादातर पर्दा प्रथा का प्रचलन करते थे। ठीक है, ताकि उनकी स्त्रियां जो है वो मुसलमानों से बच सके। औरतें युद्ध कला की शिक्षा भी ग्रहण करती थी, खासतौर से राजपूत परिवार, तलवारबाज। जैसे आप देखो,
पद्मिनी देखिए बेहतरीन तलवारबाज थी, ठीक है? तो प्रायः जो है शिकार और अभियान में महिलाएं भाग भी लेती थी क्षत्रिय समाज की। दक्षिण भारत में भी कुछ प्रतिष्ठित मुसलमान परिवारों को छोड़कर पर्दा का रिवाज नहीं था। अब देखिए एक चीज आप ध्यान देखिएगा, कहते हैं कि हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया का जो समाज है, साउथ इंडिया का जो समाज है, दोनों में अंतर है, ठीक है? दोनों में आपको फर्क दिखाई देगा। फर्क ये दिखेगा कि जो परंपरागत रूढ़िवादिता है वो साउथ में बहुत ज्यादा नहीं दिखती है, वो उत्तर भारत में ज्यादा दिखती है। दूसरा, जो विदेशी संस्कृतियों का इम्पैक्ट है, विदेशी संस्कृतियों का जो प्रभाव है, वो उत्तर भारत में ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जितने भी विदेशी आक्रमण हुए यूरोपियों को छोड़कर, उनका आक्रमण जो है वो बेसिकली उत्तर भारत पे हुआ, ठीक है? इसलिए भारत के उत्तरी क्षेत्र में वैविध्य आपको या विविधता संस्कृतियों में ज्यादा दिखाई देती है कंपेरेटिवली साउथ के, ठीक है? तो साउथ के कुछ राज्यों में छोड़कर पर्दा प्रथा ज्यादा मजबूत नहीं थी। यहाँ पर जो मध्यवर्गीय हिंदू परिवार था, वहां पर्दा प्रथा का इतनी कड़ाई से पालन नहीं होता था, ठीक है? तथा हिंदुओं में जनसाधारण स्तर पर इसका प्रचलन नहीं के बराबर था। यानी साउथ में पर्दा प्रथा, चूंकि तुर्कों का प्रभाव साउथ में उतना ज्यादा नहीं था, इसलिए वहां पर वह प्रभाव पर्दा प्रथा का उतना अधिक नहीं था। निर्धन परिवारों की जो मुस्लिम स्त्रियां थी वो केवल बुर्का ओढ़ती थी, और समाज की निम्न वर्ग की औरतें पर्दा के बंधन से पूर्णतः मुक्त थी। यानी निम्न वर्ग में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। भाई सीधी सी बात है, श्रमिक की पत्नी है, श्रमिक के साथ खेत में काम करने जाएगी, धान की रोपाई करने गई है, तो बुर्का पहन के थोड़ी न जाएगी, ठीक है? भाई उसकी भागीदारी तो अपने पति के साथ हर जगह हर क्षेत्र में है, ठीक है? तो वो तो एक श्रमिक की तरह काम कर रही है, तो वो पर्दे में कैसे रह सकती है? तो यहाँ पर मुस्लिम समाज में भी जो निम्न परिवार की महिलाएं हैं, उनमें पर्दा प्रथा नहीं थी। उनसे बाहरी कार्य और घरेलू आर्थिक व्यवस्थाओं के हर क्षेत्र में पति की सहायता करने की अपेक्षा की जाती थी। इसलिए ऐसी स्त्रियां जो है, वह इन परंपराओं का अनुपालन नहीं कर सकती थी, ठीक है? जो निम्न समाज की महिलाएं हैं, वो इस तरह की परंपराओं का अनुसरण नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी जो आर्थिक और सामाजिक भागीदारी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मुसलमान 3 या 4 पत्नियाँ रखता था और वह उन्हें सावधानी से कमरबंद रखता था। ये तो वही स्टेटमेंट, ठीक है, रिपीट हो गया है। ठीक, रिपीट हो गया बच्चों। हाँ, यहाँ से देखिए। हुँ, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। कहते हैं बंगाल में जो है, ये परंपरा जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। जैसे हमने कहा कि भई पर्दा प्रथा सबसे ज़्यादा बंगाल में थी। यहाँ तो वधू की छोटी बहन को भी दहेज में देने की प्रथा थी बंगाल में। जैसे कहते हैं ना कि साली आधी घरवाली होती है, तो साली आधी घरवाली होती है, ये परंपरा बंगाल से ही शुरू हुई। वहां दहेज में जो है छोटी बहन को भी हैंड ओवर कर देते थे, भैया इसको भी ले जाओ, ठीक है? अब ये परंपरा बंगाल से शुरू हुई, परंतु तत्कालीन मराठा समाज दहेज की स्वीकृति को प्रोत्साहन नहीं देता था। अब आप सोचिए, उस समय पूर्वी भारत में जो बंगाल है, वहां एक तरफ दहेज चल रहा, पर्दा प्रथा चल रही है, लेकिन वहीं पश्चिमी क्षेत्र मराठा साम्राज्य में दहेज प्रथा को स्वीकृति नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? मराठा समाज दहेज की स्वीकृति को प्रोत्साहन नहीं देता था, ठीक है? जिसका अनुसरण करके उनके आधुनिक वंशज लाभान्वित हो सकते थे। वे बलपूर्वक विवाहों के विरुद्ध थे मराठा साम्राज्य, और परंतु कभी कभी नियम विरुद्ध विवाहों की अनुमति, ठीक है, जबरदस्ती विवाह की अनुमति नहीं होती थी मराठा समाज में। महिला को जो है उसको अपने मन की बात रखने की अनुमति दी जाती थी, वह अपनी विचार रख सकती थी, ठीक है? और उसकी अनुमति के बिना विवाह होना संभव नहीं होता था। ये अच्छी चीज थी मराठा समाज में। बहुधा धन के लोभ में कोई नवयुवक बड़ी उम्र की औरतों से भी शादी कर लेता था। यह बुराई इतनी बढ़ गई थी कि अकबर ने यह आदेश जारी किया कि स्त्री उस पति से 12 वर्ष से अधिक हो तो उससे विवाह को गैर कानूनी कर दिया जाएगा। यानी देखो, धन जैसे शेरशाह सूरी ने किया था, धन की लालच में जो है पुरुष जो है अपने से अधिक उम्र की महिलाओं से भी विवाह कर लेते थे, ठीक है? तो अकबर ने आदेश जारी किया था कि 12 वर्ष से अधिक गैप है, ठीक है, तो 12 वर्ष से ज्यादा गैप होने पर आपका विवाह जो है वो गैर कानूनी हो जाएगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है? यानी पत्नी जो है 12 वर्ष से अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये कानून वर्तमान में नहीं है, ठीक है? अकबर द्वारा लोगों को यह समझाने का प्रयास सफल नहीं हुआ कि सगाई के अनुमोदन से पूर्व वर वधू की स्वीकारोक्ति तथा माता पिता की अनुमति आवश्यक हो। आप जानते हैं, विवाह में ये परंपरा आज सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है।
भैया पहले लड़के लड़की मिलते हैं, दोनों में आंखें चार होती हैं, फिर विचारों का आदान प्रदान होता है, दोनों में आपसी सहमति होती है, तब जाके दो परिवार आपस में मिलते हैं। कहते हैं ना कि विवाह जो है दो दिलों का ही नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। ठीक है, तो इस परंपरा को अकबर, इस कल्चर, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश तो किया, लेकिन वह उतना ज्यादा प्रभावी, इफेक्टिव नहीं हो पाया। ठीक है, यह परंपरा आगे महत्वपूर्ण नहीं बन पाई। मध्यकाल में दोनों दोनों समुदायों के निम्न वर्गों में एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, अकबर ने यह आदेश जारी किया। अब देखिए, मध्यकाल के दोनों समुदायों में, मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदायों में, समुदायों का जो निम्न वर्ग है वहां पर एक पत्नी प्रथा ही थी। केवल कुलीन परिवारों के लोग जो है तीन तीन चार चार पत्नियां और अखैल रखते थे, ऐसा निम्न परिवार में नहीं था। अकबर ने आदेश जारी किया था कि कोई भी साधारण व्यक्ति एक स्त्री से अधिक विवाह नहीं कर सकता है। पहली स्त्री के बांझ साबित होने पर ही दूसरी पत्नी रखने की अनुमति दी जा सकती है। यानी अगर फर्स्ट स्त्री से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति या संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तभी आप सेकंड मैरिज आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते हैं। ये मुगल काल में अकबर ने यह आदेश जारी किया था। जिस समय दरबार में एक पत्नी के रखने पर कहते हैं अकबर ने, जिस समय दरबार में एक पत्नी के रखने पर बल दिया जा रहा था, उसी समय मिर्जा अजीज कोका ने कहा था कि चार पत्नियां तो कम से कम रखनी चाहिए, और उसने तर्क दिया था कि एक पुरुष एक पत्नी भारत की रखनी चाहिए। ये मिर्जा अजीज कोका का तर्क है। ठीक है, अकबर के समय का ध्यान रखना, इसको कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेगा कि किसने कहा था कि एक मुसलमान को चार पत्नियां रखनी चाहिए और उसमें एक पत्नी भारत की रखनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। जो संतान उत्पत्ति करे और एक खुरासन की होनी चाहिए। खुरासन जो आपका बच्चों, जो उत्तर पश्चिम सिंध वाला जो क्षेत्र है, खुरासन होनी चाहिए। जो गृहस्थी का कार्य करे, और एक ईरान की होनी चाहिए जिसके साथ पुरुष बातचीत कर सके, एवं ट्रांसाक्सियाना की एक होनी चाहिए जो तीनों को कोड़े लगाकर नियंत्रित कर सके और घर में शांति स्थापित कर सके। ट्रांसाक्सियाना जहां का बाबर था। ठीक है, तो ये मिर्जा अजीज कोका का स्टेटमेंट है। ठीक है, मिर्जा अजीज कोका अकबर के दुधमुए भाई थे। ठीक, आप जानते हैं एक ही माँ का दूध मिर्जा अजीज कोका और अकबर ने पिया था। तो ये इस तरह का इनका थॉट है मिर्जा अजीज कोका साहब का। ज्ञातव्य है कि इस काल में बहु विवाह प्रथा अमीर और धनी परिवार में ही प्रचलित थी। मुगल काल में पंजाब और यमुना घाटी में जाटों में बहुपतित्व अज्ञात नहीं था। अकबर ने अपने शासनकाल में अंतिम वर्षों में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, पर इस राजाज्ञा का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। हिंदू स्त्री की सबसे बड़ी विपत्ति उसके पति की मृत्यु होती, क्योंकि फिर उसके लिए क्या होता था, विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी। और विधवा होने पर न तो समाज उसे सम्मान देता था, न ही राज्य में उसको कोई दायित्व मिलता था। ठीक है, तो विधवा की जो कंडीशन होती थी वो बहुत बुरी स्थिति होती थी किसी भी महिला के लिए हिंदू समाज में। ठीक है, क्योंकि सामाजिक तौर पर वो क्या हो जाती, अशोभनीय हो जाती थी। समाज उसको सम्मान नहीं देता था, वो अशुभ मान ली जाती थी। मध्यकाल में निम्न वर्ग के लोगों को छोड़कर हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। यही सबसे बड़ी विपदा थी बच्चों। विधवा को अपने मृत पति के साथ जलना पड़ता था, सती होना पड़ता था। ऐसा न करने पर उसे अपमानजनक जीवन और संकट का जीवन जीना पड़ता था। अबुल फजल ने एक विधवा जो आत्मदाह के लिए उसकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। सती प्रथा के कई प्रकार से प्रचलित थी। अबुल फजल एक सती प्रथा का विवरण देता है मुगल काल का। कहता है सहमरण, अनुमरण, सहगमन, अनुगमन, ये चार प्रकार के सती प्रथा का उल्लेख करता है कौन, अबुल फजल। अबुल फजल, ठीक है, चार प्रकार के सती प्रथा का विवाह प्रकार, चार प्रकार के सती प्रथा। ठीक है, चार प्रकार के सती प्रथा की चर्चा वो करता है। ठीक है, चार प्रकार की सती प्रथा का चर्चा कौन करता है, अबुल फजल करता है। और विदेशी यात्रियों में जैसे विलियम फिच है जो अकबर के समय आया, डिलाइट है, पेल्सर्ट है, ट्रेवेर्नियर है, बर्नियर है, इन सब ने इसका वर्णन किया है सती प्रथा का।
ठीक है, इन सभी ने सती प्रथा का उल्लेख किया है। ठीक है, सती प्रथा अधिकतर राजस्थान में और यहाँ के उच्च वर्ग में प्रचलित थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, खासतौर से राजपूत महिलाओं में और राजस्थान के उच्च समाज में ये क्या थी, प्रचलित थी। जैसे जब महाराजा मान सिंह कछवाहा 1614 में दक्कन में इनकी मृत्यु होती है, तो 4 रानियां उनके साथ सती हो गई थी, मान सिंह के साथ, और 5 आमेर में सती हुई थी। यानी टोटल कितनी थी? 9। भाई रे भाई, मान सिंह के पास टोटल जो है 9 पत्नियां थी। ठीक है, यानी एक मौत के साथ 9 मौत जो है इन्होंने करा दिया। अब ये परंपरा भाई किसी भी तरह से हमें तो उचित नहीं लगती है कि एक मृत्यु के साथ 9 मृत्यु जो है गिफ्ट के तौर पर चली गई। ठीक है, लेकिन समकालीन जो राजस्थानी स्रोत हैं उनसे जो पता चलता है कि अनेक स्त्रियां अपने शासक पतियों की मृत्यु के बाद भी विधवाओं के रूप में जीती थी। तब ऐसा नहीं था कि भाई बाध्य था कि किसी की डेथ हुई है तो तुमको मरना ही मरना है। ठीक है, बहुत सारी स्त्रियां जो है उन्होंने क्या किया, अपने पति की मृत्यु के बाद भी जीवन जिया, विधवा के रूप में जिया। इससे पता चलता है कि सती होने के लिए कोई असहनीय दबाव नहीं डाला डाला जाता था। हालांकि कहीं न कहीं ये परंपरा थी कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां जबरदस्ती लोगों को सती किया जाता था। लेकिन बहुत ज्यादा इसका वो उल्लेख दिखाई नहीं देता कि हर जगह ये रहा हो कि लोगों को दबाव बनाकर या जबरदस्ती लोगों को सती किया गया हो। ठीक है? लेकिन इस प्रथा के साथ जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण कुरीति क्या थी कि रानियों के साथ दासियों, पासवान जो सेवक होते हैं इत्यादि को, जो कि राजा के साथ सहवास कर चुकी होती थी। ठीक है, जो दासी राजा के साथ सहवास कर चुकी है। ठीक है, राजा के साथ सहवास कर चुकी है। ठीक, और जो देशचार के अनुसार एक प्रकार से उसकी पत्नी मानी जाती हो, यानी व्यवहार में, देशचार का मतलब होता व्यवहार में। ठीक है, अगर उसकी पत्नी मानी जाती थी, ठीक, राजा के साथ सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी इन लोगों को मजबूर कर दिया जाता था कि नहीं तुमको सती होना ही है। ज्ञातव्य है कि इसमें से बहुत सी स्त्रियां राजपूत नहीं होती थी। राजा को पसंद आ गई भाई, वो पत्नी बन गई, और राजा की पसंद की बात है, नजर पड़ गई राजा की, बल्कि दूसरी या उनसे नीची जात की होती थी। उदाहरण के लिए जैसे बीकानेर के राजा अनूप सिंह की मृत्यु हुई तो उसकी 2 रानियों के अलावा 9 देशाचारगत पत्नियां, ठीक है, जैसे खवास, पातर, खालसा और 7 दासियां, जिनको सहेलियां कहा जाता था, उनके साथ सती हो गई थी। ठीक है, उनके साथ क्या हुई? सती हुई। अब आप सोचिए कि भैया केवल उसी पत्नी की बात नहीं है सती होने में जिसको आपने विवाह करके लाया है, वो भी सती होती थी जो दासी थी। ठीक है, अब देखो ये दासी है, समझ गए कि नहीं? ये भी दासी है, ये संगीत सुनाने आई है, लेकिन अभी साहब को पसंद आ गई तो ये भी पत्नी बन गई। ठीक, तो इनकी जो भूमिका है या इनकी जो भूमिका है, ठीक है, ये दोनों सती होंगी जब की क्या होगी? मृत्यु होगी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु पे दोनों सती होंगी, यानी जो दासी है, ठीक है, जो जन व्यवहार में, ठीक है, जैसे आप आप लोग भी जब युवा होते हैं तो विवाह के पूर्व भी आपके बहुत सारे अफेयर होते हैं। ठीक है, जिसकी चर्चा तो होती है लोगों में कि नहीं आप भाई आपका उनसे अफेयर है, आपका उनसे अफेयर है, चर्चाएं तो रहती हैं। व्यवहार में, जनमानस में लोगों को पता तो होता है, लेकिन वो परमिटेड नहीं होता क्योंकि आपने उनसे विवाह नहीं किया है। तो उनको भी सती होना पड़ेगा आपके मरने के बाद। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर राजपूतों में था कि भाई जो जनमानस में प्रचलन में है कि वो आपकी पत्नी है, ठीक है, और साथ में जो है जो आपकी दासी हैं वो भी सती होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर मुगल काल में जो स्त्री समाज है, खास तौर से बच्चों, ठीक है, मुगल काल के स्त्री समाज में, ठीक, केवल आपका अकबर एक ऐसा बादशाह रहा, ठीक है, जिसने बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी परंपराओं को उसने रोकने की कोशिश की। ठीक है, अब अकबर का जो दोहरा चरित्र है अगर आप देखें तो जो अकबर का जो दोहरा चरित्र है बच्चों, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि जो स्वयं इनका बेटा जो सलीम है, अकबर का बेटा कौन है? सलीम। तो सलीम साहब ने किससे मोहब्बत किया? अनारकली से। सलीम साहब ने मोहब्बत कर लिया था किससे? अनारकली। अनारकली बेसिकली जो है क्या है? अनारकली जो है क्या थी? एक नृत्यांगना थी। ये बच्चों क्या थी? एक नृत्यांगना। अनारकली, और अगर अकबर इतना ज्यादा उदारवादी चरित्र के थे
यदि अकबर जो है इतने ज्यादा जो है प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे, तो अपने ही बेटे की मोहब्बत को उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? ठीक है? यानी अनारकली और सलीम की जो मोहब्बत है, ठीक है? अनारकली और सलीम की मोहब्बत की चर्चा किसी भी मुगलिया सल्तनत के साहित्य में नहीं है। अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, अबुल फजल की आईने अकबरी बच्चों, तो अबुल फजल की आईन ए अकबरी में भी कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। ठीक है? अबुल फजल की आईन अकबरी में भी कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। ठीक? केवल एकमात्र विदेशी यात्री है जिसका नाम है विलियम फिच, जिसका नाम है विलियम फिच। कहते हैं कि विलियम फिच ने केवल इस मोहब्बत का बच्चों उल्लेख किया है। हाँ, ये सच है कि अकबर के विषय में कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, अनारकली को अकबर ने जिंदा चिनवा दिया दीवारों में। ठीक है? अकबर ने सलीम की मोहब्बत को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे भी सामाजिक अपमान का डर था। तो जब आप सामाजिक समस्याओं के समाधान को आप ढूंढ रहे हो, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना चाहते हो एज अ बादशाह, एज अ एक शासक के तौर पर, तो स्वयं अपने परिवार से उसकी शुरुआत क्यों नहीं की? भाई गांधी वाला सिद्धांत आप यदि अपनाए होते कि चलो पहले बुराई को अपने अंदर से दूर करते हैं, ठीक है, तो समाज पर उसका एक गहरा इम्पैक्ट होता है, गहरा प्रभाव होता है। अब अकबर अगर अनारकली से अपने बेटे सलीम की मोहब्बत को स्वीकार कर लिया होता और इसे विवाह के रूप में परिवर्तित कर दिया होता, तो शायद इसका जो प्रभाव है वह मुगल सल्तनत पे कहीं ज्यादा होता। जैसे आज भी आप लोगों के बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, किसी का रोल मॉडल कलाम होगा तो किसी का शाहरुख खान, सलमान खान है। ठीक है? तो सबके अपने अपने रोल मॉडल हैं। यदि रोल मॉडल किसी काम को करता है तो उसका जनता पर एक गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, तो वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसका इम्पैक्ट जनता पर है। ठीक? तो जब रोल मॉडल उस चीज को करता है, उसका एक अलग प्रभाव और इम्पैक्ट होता है। तो यदि स्वयं अकबर ने इसको स्वीकार किया होता तो इसका प्रभाव उस समय की सल्तनत पर या समाज पर एक गहरा प्रभाव होता। हालांकि अशोक ने भी ऐसा नहीं किया था। अशोक को भी देखो, अशोक ने भी कौरवकी से जो मोहब्बत किया उसका उल्लेख केवल प्रयाग प्रशस्ति में है। कहीं भी किसी लिटरेचर और किसी साहित्य में उस समय नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जो साहित्य उस समय लिखे जाते थे, जो दरबारी परंपराओं से प्रेरित थे, ठीक है, वो निरपेक्ष साहित्य नहीं थे। तो अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए, यदि उन्होंने आरोप आप पे लगाया कि नहीं भारत में इतिहास लेखन तो था ही नहीं, तो वो गलत है। ठीक है? अब आज का जो सेशन है बच्चों, अभी तो मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, ठीक है? और आउट ऑफ सिटी होने की वजह से आपकी मैं क्लास इधर 2-3 दिन नहीं ले पाया था चूँकि घर पे शादी थी। तो मैं कल पहुँच रहा हूँ, कल आपकी ये क्लास मैंने स्त्री दशा को कंप्लीट करूँगा कि स्त्रियों में कौन-कौन सी लेखिकाएँ थी, शहजादियों का क्या रोल था, शहजादियों का समाज में क्या स्थान था। ठीक है? उनके विवाह क्यों नहीं होते थे, ठीक है? इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर हम विराम देंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू सभी को हमारी तरफ से, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।